तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो किसी फार्म हाउस में रहने आए थे। उनमें से जो हस्बैंड था वो तो नहा रहा होता है और उसकी वाइफ बाहर मौजूद थी। देखकर लगता है कि वो दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सुखी थे। हस्बैंड नहाकर बाहर की तरफ आया क्योंकि उसे अपने वाइफ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचता है तो वो देखकर दंग रह गया क्योंकि उसकी वाइफ मरी पड़ी हुई थी और दीवार पर तो खून से यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ था। ये सब कैसे हुआ उस आदमी को नहीं पता, लेकिन उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में उसके पीछे एक मास्क मैन आता है जिसने एक लंबा चाकू निकाला और सीधा उस आदमी को मारने लगा। यानी उसी मास्क मैन ने इस आदमी की वाइफ को मारा होगा और अब वो इसे भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इन सारी बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें उसी जगह की साइड वाले फार्म में एक और कपल आता हुआ दिखाई देता है। उनका नाम रॉबिन और स्टेसी था और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगा करते थे। एक्चुअल में उन्होंने ये फार्म इसीलिए बुक किया था क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी और यहाँ कुछ ही देर के अंदर उनकी पूरी फैमिली जमा होने वाली है। स्टेसी तो अब उस फार्म की अच्छी तरीके से साफ सफाई करने लगी थी। तभी पता चला कि उसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने जब रॉबिन को बताया तो रॉबिन धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा कमरे में चेक करने के लिए, क्योंकि आवाजें अभी भी आ रही थी। अब जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता तभी पता चला कि उसका एक बेटा जिसका नाम माइक था वो आ चुका है और वो अपने फादर को नीचे आने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसे किसी से मिलाना है। यानी कि रॉबिन ने उस कमरे को ओपन नहीं किया और नीचे जाकर बाकियों से मिलने लगा। माइक तो अपनी गर्लफ्रेंड एरन के साथ आया होता है जिससे आगे चलकर वो शादी करेगा। कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर रॉबिन का दूसरा बेटा भी आ जाता है जिसका नाम ड्रेक था। उसकी बहन स्टेला भी आई थी अपने कुछ दोस्तों के साथ और लास्ट में उनका सबसे छोटा बेटा बेन आ जाता है। यानी अब जाकर उन सभी की फैमिली पूरी हो चुकी थी। अब साथ में वो यहाँ पर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद सभी एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। वो सब तो यही प्लान कर रहे थे कि एनिवर्सरी किस तरीके से एंजॉय किया जाएगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती है जिसे कि स्टेला का एक दोस्त देखने के लिए चला जाता है। सारी चीजें अभी तक एकदम नॉर्मल होती हैं, लेकिन तभी जाकर खिड़की के बाहर से एक एरो आती है जो उसे तोड़ते हुए सीधा स्टेला के दोस्त के दिमाग में घुस गई। ये देखने के बाद सभी एकदम दंग रह गए थे। स्टेला का दोस्त वहीं गिरकर मर जाता है जिस पर पैनिक माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया था। सभी लोग जोर से चिल्लाकर नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि अगले ही मोमेंट में से कई सारी तीर खिड़कियों को तोड़ने लगे होते हैं। पूरा घर एकदम से मानो तबाह होने लगा था और जो भी उसके बीच में आएगा वो मरेगा। बाहर की तरफ से ये कौन कर रहा है किसी को नहीं अंदाजा। स्टेसी और बाकी लोग तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रेक जब बीच में आया तो पता चला एक तीर आकर उसे भी लग गया है। उसके पीठ पर अब इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। माइक की गर्लफ्रेंड एरन ने तो ट्राई किया कि वो कॉल लगा दे पुलिस ऑफिसर्स को, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क ही नहीं थे। इसलिए उसने मैसेजेस टाइप कर दिए कि सिग्नल आएगा तो वो मैसेज अपने आप सेंड हो जाएगा। बाहर जो भी था वो एरो चलाना बंद ही नहीं करता, मानो उसकी इन सारी लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। पर इन सारी चीजों के बाद अब एरन ट्राई करती है कि वो भागते हुए बाहर की तरफ जाएगी जिससे कि सिग्नल मिल जाए और ये मैसेज ऑफिसर्स के पास पहुंच जाए। धीरे से दरवाजा ओपन किया जाता है और एरन काफी तेजी से भागने लग जाती है, लेकिन जैसे उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा तो उसके गले पर कुछ लग जाता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका गला एकदम कट गया था। यानी बाहर की तरफ एक ऐसी रस्सी लगाई गई थी जो बहुत ज्यादा नुकीली होती है और काफी पतली भी, जिससे कोई देख ना सके। और इसी की वजह से एरन की ये हालत हो गई है। यानी उनके ऊपर जो हमला कर रहा है वो नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बाहर जाए। अब देखकर साफ लग रहा था कि उन सभी की फैमिली अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। स्टेसी अपने बच्चों की हालत देखकर काफी ज्यादा घबराने लगी। उसे तो पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। इसीलिए रॉबिन अपनी वाइफ को ऊपर लेकर जाता है ताकि वो आराम करे। वो जल्द से जल्द ऑफिसर्स को बुलाकर यहाँ से निकल जाएंगे। स्टेसी तो सोफे पर आने के बाद एकदम से सो गई थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा रो रही होती है। रॉबिन और बाकी सारे लोग नीचे वाले एरिया में आ गए थे। यानी स्टेसी अभी फिलहाल अकेली थी। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद अचानक उसे कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाजें बेड के नीचे से आ रही थी और तभी पता चला कि मास्क वाला इंसान बेड के नीचे ही है जो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। स्टेसी की नजर जैसे मास्कमैन की तरफ गई तभी उस मास्क वाले इंसान ने एक नुकीला हथियार लिया और सीधा स्टेसी के सर पर मार दिया। स्टेसी की आवाज पूरे घर के अंदर गूंज उठती है। बाकी सारे मेंबर्स इवन रॉबिन भी जब ये सुनता है तो वो जल्द से जल्द भागते हुए ऊपर की तरफ आए और जो नजारा उनके सामने था उनमें से सभी की रूह कांप गई थी। बेड के ऊपर तो स्टेसी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके सर में एक नुकीला हथियार होता है। यानी उसकी बुरी तरीके से मौत हो गई है। सभी जब दीवार पर देखते हैं तो योर नेक्स्ट लिखा हुआ था, सेम वैसा ही जैसा कि हमने शुरुआत में देखा होता है।
अपनी वाइफ की मौत पर रॉबिन को एकदम से सदमा लग जाता है और उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आगे क्या करे। बाकी मेंबर्स अपने फादर को साइड में लेकर आते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए। हमें तो अब ड्रेक की वाइफ दिखाई गई जो अपनी मदर इन लॉ के मरने के बाद बहुत दुखी हो रही थी। वो सीधा उनके कमरे में जाती है और सारी चीजें देखने लगती है, यानी दीवार पर जो योर नेक्स्ट लिखा हुआ था वो उससे भी जांच पड़ताल कर रही थी। पर इन सारी चीजों के बावजूद उसे ऐसा लगता है कि बेड के नीचे कोई तो मौजूद है। जैसे ही वो नीचे बैठती है और देखने जाती है तो पता चला वो मास्क मैन अभी भी वहीं था। उसका चेहरा इतना खौफनाक होता है कि ड्रेक की वाइफ काफी डरते हुए नीचे भागती है। वो सभी को बताने लगी कि कातिल ऊपर ही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे मार दो। पर इतने सारे लोगों की मौत के बाद अब ड्रेक की वाइफ इतना डर गई थी कि वो सीधा घर से जितनी भी ट्रैप्स हैं उससे बचते हुए बाहर निकल जाती है। ड्रेक उसे रोकने के लिए भी आगे बढ़ता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसके पीठ पर वो एरो लगा होता है जिससे वो बहुत कमजोर हो गया था और इसी चक्कर में उसकी बॉडी उस नुकीले वायर पर लग जाती है जिससे वो वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी मेंबर्स भी घर के अंदर शांति से बैठे हुए होते हैं। ड्रेक की वाइफ फॉरेस्ट में भागते हुए यही सोच रही थी कि आसपास जो घर मौजूद हैं वो उनके पास जाकर कुछ मदद मांग लेगी। उसे तो एक घर भी दिखाई दे जाता है जिसके अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। वो तुरंत ही दरवाजे के पास जाकर उसे बुलाने लग जाती है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। ऐसे ही करने के बाद पता चला कि पीछे वो मास्कमैन आ गया है। वो अब धीरे धीरे ड्रेक की वाइफ के पास पहुंचा और इतना तेजी से उसे मुक्का मारा कि वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। ड्रेक की वाइफ भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे वो सोफे के पास बढ़ी ताकि वो उस आदमी से मदद मांग सके। लेकिन वो जब उसका चेहरा देखती है तो वो भी दंग रह गई क्योंकि आदमी पहले से मरा हुआ था और ये वही होता है जिसे कि शुरुआत में उस मास्कमैन ने मारा था। मास्कमैन अब तुरंत ही ड्रेक की वाइफ पर भी झपट्टा मारता है और उसे इतनी यातनाएं देते हुए खत्म कर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वो शांति से उस सोफे पर बैठा मरे हुए आदमी के साथ और एक अजीब तरीके का क्रीपी गाना सुनने लगा। यानी यहाँ से साफ पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा साइको है। लोगों को मारना इसके लिए खेल बन चुका है। अब हमें घर पर दिखाया गया जहाँ सभी लोग एकदम पैनिक मोड में थे और शाइन नाम की एक लड़की लगातार हथियारों को जमा कर रही थी। दरअसल वो रेडी हो रही थी कि अगर वो मास्कमैन वापस हमला करे तो हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। उसने कई सारे चाकू और नुकीले हथियार साथ में रख तो लिए थे, लेकिन तभी खिड़की तोड़कर वही मास्कमैन वापस आ गया। वो सीधा शाइन के ऊपर झपट्टा मारता है और उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। बेन और स्टेला ये सारी चीजें देखकर साइड में हो गए थे क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अब पता चला कि वो मास्कमैन सीधा शाइन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन शाइन उससे बचते हुए साइड में चली गई और वो एक अच्छा मौका देखकर उसे नीचे गिरा देती है। शाइन ने तुरंत ही एक हथौड़ा उठाया और सीधा उस मास्कमैन के सर पर मारने लगी। वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी क्योंकि उसे पता था कि इस मास्कमैन को चांस मिलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वो एक के बाद एक हमले करके उस मास्कमैन को वहीं खत्म कर देती है। बेन और स्टेला पता नहीं क्यों उसे बड़ी गौर से देख रहे थे, जैसे कि वो दोनों कुछ जानते हों लेकिन बता नहीं रहे। घर के अंदर अब एक रिवेंज का माहौल बन गया था जिसमें कि शाइन यही बोलती है कि हमें ट्रैप्स बनाने होंगे क्योंकि हो सकता है कि और भी मास्कमैन यहाँ मौजूद हों। अब हमें रॉबिन दिखाया गया जो अपनी वाइफ के मरने के बाद काफी दुखी था। वो जब ऊपर वाले हिस्से में एक कमरे के अंदर जाता है तो उसे कई सारी यूरिन की बोतल और कई खाने पीने की चीजें गिरी पड़ी मिली थी। इससे ये साफ क्लियर होता है कि वो जो मास्कमैन मौजूद थे वो पहले ही घर के अंदर होते हैं और उन्हें पता था कि हम यहाँ एनिवर्सरी एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। यानी ये अटैक एक प्री प्लान लग रहा था जिसमें कोई तो है जो उन मास्कमैन से मिला हुआ है। अब रॉबिन अपने बेटे बेन और स्टेला के पास जैसे ही पहुंचा तभी पीछे से एक और मास्कमैन आ जाता है। उसने तो बेन और स्टेला के सामने उनके फादर रॉबिन को सीधा पकड़ लिया और उसके गले पर एक नुकीला चाकू रखकर घुमा दिया। बेचारे उनके फादर वहीं पर गिरकर तड़पने लग जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो मास्कमैन स्टेला और बेन पर हमला नहीं करता बल्कि उन्हें देखकर एक अजीब तरीके का रिएक्शन देता है। और तब जाकर एक रियलिटी रिवील हुई कि बेन और स्टेला ये सारी चीजें पहले से जानते थे। उन्होंने ही एक्चुअल में इन सारे मास्कमैन को अपॉइंट किया था ताकि वो इनके मॉम एंड डैड को मार दें। ये जितने भी मास्कमैन हैं वो एक दूसरे के भाई हैं और ऐसे काम करने के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। अब वो मास्कमैन पूरे घर के अंदर घूमकर अपने पहले भाई को ढूंढता है, पर पता चला कि वो तो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। बहुत बार उठाने पर पता चला कि वो तो मर गया है और ये वही मास्कमैन था जिसे शाइन ने मार दिया होता है। अब उसका भाई यानी कि दूसरा मास्कमैन यही बोलने लगा कि मुझे बदला लेना है अपने भाई का, चाहे किसी ने भी इसे मारा हो मैं उसे खत्म करके रहूंगा। हमें तो अब शाइन दिखाई गई जो कुछ ट्रैप बनाने में बिजी थी। उसे पता था कि ये उसकी जान बचाएगा, इसलिए वो पूरे घर के अंदर घूमकर अलग अलग चीजें जमा कर रही होती है। लेकिन वही सेकंड मास्कमैन सीधा शाइन के ऊपर हमला करने आ गया। शाइन बेचारी उस पूरी जगह पर फंसी रह जाती है और मास्कमैन ने उसे घायल भी कर दिया था। लेकिन शाइन ने बहादुरी दिखाई
और उस सेकंड मास्कमैन पर भी पलटवार किया। वो अपने हथियार से मल्टीपल हमले कर देती है, जिससे कि मास्कमैन फिलहाल के लिए भाग गया था। यानी शाइन ने अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को भगा दिया है। अब सीधा वो भागते हुए ड्रेक के पास जाती है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। थोड़ी ही देर में बेन और स्टेला भी नीचे आते हैं, जिस पर शाइन पूछने लगी कि रॉबिन कहाँ पर है, लेकिन बेन और स्टेला उनके बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि एक्चुअल में वो तो मर ही चुके हैं। शाइन अब उन सभी को समझा रही होती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी जाल बिछाने होंगे ताकि वो उसके अंदर फंस जाएं। इसलिए वो हर एक को अलग अलग काम दे देती है। अब ड्रेक एक स्टोर रूम में होता है, जहाँ पर थोड़े ही दिन में बेन भी आ गया। ड्रेक तो पहले से घायल भी था और उसकी वाइफ भी अब मर चुकी है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेन भी अपने बड़े भाई ड्रेक को समझा रहा था कि तुम्हारी वाइफ अब छोड़कर चली गई है, यानी तुम आगे की जिंदगी अकेले ही बिताने वाले हो। इस बात पर ड्रेक और ज्यादा उदास हो जाता है और अपना सर नीचे करके रोने लगता है। पर पता चला बेन ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सीधा उसकी बॉडी में मार दिया। ड्रेक ये देखकर एकदम दंग रह गया कि उसका छोटा भाई ऐसा कर रहा है। बिल्कुल भी वो ड्रेक को चांस नहीं देता और कई सारे स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे मार देता है। यानी बेन के अंदर इतना खतरनाक शैतान मौजूद है, किसी को पता ही नहीं था। ड्रेक का तो काम तमाम हो चुका होता है, पर वहीं बाहर की तरफ स्टेला बार बार शाइन को देखकर जल रही थी, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉलेज काफी ज्यादा थी। स्टेला तो शाइन से पूछने लगी कि आखिर तुम बचने की इतने तरीके कैसे जानती हो। तब शाइन बताने लगी कि मैंने बचपन में कई सारे सर्वाइवल कैंप्स में गुजारे, वहाँ हमें सिखाया गया है कि कैसे दुश्मनों से बचा जाए और पलटवार करके उन्हें ही चोट पहुंचा दे। शाइन को भी अब कहीं न कहीं स्टेला पर शक हो रहा था, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में वो एकदम चिल कैसे हो सकती है। अब शाइन ने कई सारी लकड़ियों के ऊपर नुकीले कील घुसा दिए थे और उन्हें एक ट्रैप की तरह खिड़की की साइड में रख दिया होता है। यानी अगर कोई मास्कमैन यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो उसके पैर इस पर लग जाएंगे। फिर बाद में शाइन ऊपर वाले कमरे में जाती है ताकि वो उस मास्कमैन को ढूंढ ले। बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गई तो उसे रॉबिन मरा पड़ा हुआ मिलता है। यानी जिसे वो ढूंढ रही थी वो पहले ही खत्म हो गया। पर उसी वक्त सेकंड वाला मास्कमैन पास बढ़ रहा था। उसके हाथ में नुकीला चाकू होता है और एक ही वार में वो तो शाइन को मारना चाहता था, लेकिन शाइन ने उसके पैरों की आवाज सुन ली और भागते हुए सीधा खिड़की से बाहर कूद जाती है। भले उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन वो रुकती नहीं और शाइन ट्रेवल करते हुए साइड में मौजूद एक स्टोर रूम के अंदर जाकर छुप जाती है। बेचारी वो अकेली इतने खतरनाक दुश्मनों से लड़ रही थी। अब हमें थर्ड मास्कमैन दिखाया गया, जो हथियार के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर वही जाल के ऊपर लग गया जो शाइन ने बिछाया था। यानी कि नुकीले कील उसके पैर के अंदर ही घुस जाते हैं। थर्ड वाला मास्कमैन इससे बहुत तेज चिल्ला रहा था और उसके पैर से तो खून रुकना बंद ही नहीं होते। यानी शाइन का प्लान एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा था। उस मास्कमैन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेन और स्टेला वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सोच रहे थे कि उन्हें पहले ही इन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि शाइन इस तरीके का ट्रैप बिछा रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी शक नहीं होने दे सकते कि ये सारी बातें उन्हें पता है। बेन जब उस मास्कमैन को उठाने जाता है तो वो तुरंत ही बेन पर ही हमला करने लगा, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से उसका खुद का भाई मर चुका है। पर बेन उस मास्कमैन को शांत कराते हुए ये कह रहा था कि ये मेरी गलती है, मुझे और थोड़ा प्लान अच्छी तरीके से बनाना चाहिए था। पर बेन ने अब मास्कमैन को दुगने पैसे देने का वादा कर दिया। इस बात से मास्कमैन बेन को कुछ नहीं करता और पीछे हट जाता है। एक्चुअल बात अब जाकर सामने आ रही थी कि ये सारा किया कराया बेन का था और उसने इतने खतरनाक लोगों को हायर इसीलिए किया था ताकि वो अपने मदर, फादर और भाई बहनों को खत्म कर दे, क्योंकि बेन के मॉम एंड डैड की प्रॉपर्टीज बहुत सारी थी और आगे चलकर ये उनके भाई बहनों में इक्वली डिवाइड होने वाली होती हैं, जबकि बेन ऐसा नहीं चाहता था। उसे अपने मॉम एंड डैड का सारा हिस्सा चाहिए था, तो इसीलिए उसने ये प्लान बनाया ताकि वो अपने पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म कर दे। और कई हद तक ये प्लान कामयाब भी हो गया है। सिर्फ एक शाइन ही बाकी है जिसे खत्म करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ शाइन, जो कि स्टोर रूम में मौजूद थी, अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसने जो मैसेज किया था वो परफेक्टली सेंड हो गया है। लेकिन इस मैसेज की आवाज अचानक बाहर आ गई और एक मास्कमैन उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है। यानी उसे अंदाजा लग गया कि स्टोर रूम में कोई तो मौजूद है। वो अपने हथियार लेकर धीरे धीरे इंटर कर जाता है शाइन के पास, पर शाइन को भी अंदाजा लग चुका था और थोड़ी वो घायल हो गई थी, इसीलिए फिलहाल लड़ती नहीं और पीछे वाले दरवाजे से होकर मेन घर के अंदर चली जाती है। वो किलर भी भागता हुआ उसकी तरफ आते ही जा रहा था। अब बेन और स्टेला भी आवाज सुनकर उस दूसरे मास्कमैन के साथ फॉरेस्ट की तरफ भागने लगे, क्योंकि उन्हें शाइन को जो मारना था। सभी अलग अलग हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सब जानती है, तो इसीलिए शाइन को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन यहाँ किसी को नहीं अंदाजा कि शाइन जिस जगह पर थी वहीं पर थर्ड वाला मास्कमैन भी बढ़ रहा था। उसके हाथ में तो एक बहुत ही बड़ा डैगर होता है, जिसे अगर किसी को मार दिया गया तो उसकी मृत्यु तय है। पर शाइन जो एक जगह पर बैठी हुई थी, उसने तुरंत ही हमला कर दिया छोटे चाकू की मदद से उस मास्कमैन के सर पर। यह हमला इतना सटीक और तेज होता है कि मास्कमैन को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला।
और सर में बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण वो वहीं गिरकर मर जाता है। यानी शाइन बहुत अच्छी तरीके से 2 मास्कमैन को मारने में कामयाब हो गई है, लेकिन उसे डर था कि और भी आ सकते हैं, इसलिए वो घर के अंदर कुछ जाल बिछाने लगी थी ताकि कोई भी आए तो जाल के अंदर फंसकर मारा जाए। ऐसी कंडीशन हमारे सामने भी आ सकती है जिसमें कई सारे साइको मैन हमारे घर के अंदर अटैक करना चाहते हो, तो हमें शाइन जैसा ही चतुर बनना पड़ेगा, अलग अलग जाल बिछाकर। ये सारे ट्रैप बहुत सिंपल हैं, जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आप अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सकते हो। सबसे पहले तो हमें सेम शाइन की तरह सारे खिड़की और दरवाजे के पास नुकीली चीजें रख देनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अटैकर्स डायरेक्ट दरवाजे से नहीं बल्कि कमरों के खिड़कियों से इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई वेपन तैयार करना है तो कई सारी लकड़ियां ले लीजिए और उसके अंदर बहुत सारे नुकीले कील घुसा दीजिए। हमें उसे ऐसे प्लेस करना है कि खिड़की के एकदम निचले वाले हिस्से पर रहे, जिसमें कि अगर अटैकर इंटर भी करेगा तो उसका पैर उसमें बहुत बुरी तरीके से घुस जाएगा। ऐसा ही शाइन ने भी अप्लाई किया था, जो एकदम परफेक्टली काम कर रहा होता है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमें किसी भी कमरे की लाइट्स ऑन करके नहीं रखनी है, सब इस तरीके से बंद कर दो जिससे अटैकर कुछ देख न पाए। फिर हमें पूरे फ्लोर पर ऑयल फैला देना है, जिससे कि कोई भी ठीक से चल ही नहीं पाए और अटैकर बार बार फिसल कर गिरते रहे। इससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगेगी। एक ट्रैप तो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें कि हम कोई बड़ी सी चीज बांध कर रखें और उसे कनेक्ट कर दें एक छोटी सी वायर से। उस वायर को हमें फ्लोर के थोड़े से ऊपर रखना है, यानी अटैकर जब अंधेरे में आगे बढ़ेगा और उसके ऊपर पैर टच कर देगा तो उस धागे से जो भी लटका हुआ होगा वो उस पर आकर गिर जाएगा। आप कोई भी भारी भरकम चीज डाल सकते हो या फिर कोई नुकीली चीज, जिससे कि अटैकर को काफी डैमेज तो होगा ही। फिर बात आती है कि अगर अटैकर कोई भी अलमारी या फिर दरवाजा ओपन कर रहा है तो दरवाजे को खोलने पर भी एक ट्रैप बनाया जा सकता है। सेम ऐसा ही ट्रैप शाइन ने भी प्रिपेयर किया था, जो एकदम परफेक्ट होता है। यानी उसमें डोर से एक रस्सी बांधी गई है और उस रस्सी से एक कुल्हाड़ी बंधी है, यानी कोई भी अटैकर अगर दरवाजा खोलेगा तो वो कुल्हाड़ी उस पर ही गिर जाएगी। यानी इतने सारे ट्रैप वाली चीजों को कंबाइन करके हम एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि अटैकर अगर आता भी है आपको मारने तो आधे रास्ते में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन बेचारी शाइन जब वही डोर वाला ट्रैप प्रिपेयर कर रही थी तो पता चला कि थर्ड वाला मास्कमैन तो खिड़की से घुस गया है और उसने शाइन को देख लिया है, जिस पर अटैक करने के लिए वो अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब ये चीजें देखते ही शाइन डायरेक्टली उस पर हमला करने नहीं जाती, बल्कि वो स्टोर रूम वाले इलाके में आ गई थी और जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सब उसे तोड़ दे रही थी। यानी उसे अंधेरा चाहिए था और ये उसके प्लान में से एक होता है। मास्कमैन भी अब अंदर आने लगा था, लेकिन इससे पहले शाइन ने एक कैमरा लिया और उसमें फ्लैश मोड पर डाल दिया था। यानी उस कमरे में वो बार बार फ्लैश करने लगती है। कैमरे को एक जगह पर रखने के बाद वो छुप गई थी। फिर जब वो मास्कमैन उसके पास आता है तो कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, सिर्फ वही कैमरा होता है जो बार बार फ्लैश हो रहा था। इससे उस मास्कमैन का ध्यान भटक गया और वो कैमरा की तरफ बढ़ने लगा होता है। पर यही तो शाइन चाहती थी। वो फिर पीछे से आकर सीधा उसके बॉडी में चाकू घुसाने लगती है। बेचारे मास्कमैन को उस पर पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शाइन उसके ऊपर चढ़ गई थी और कुछ ही देर के अंदर उसे बुरी तरीके से मार कर रख दिया। यानी इसका मतलब ये है कि शाइन ने सच में काफी अच्छी ट्रेनिंग ली थी इन सारी चीजों की। अब देखकर लग रहा है कि खतरा टल गया था, लेकिन उसी मोमेंट पर बेन और स्टेला आ गए थे और उन दोनों ने शाइन को पकड़ लिया। यानी अब वो मिलकर शाइन को खत्म करेंगे। शाइन को ये कंडीशन समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए अब वो अपनी रिलेशनशिप को छोड़कर स्टेला और बेन पर हमला करने लग गई। उसने तो स्टेला का बाल पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टेला उसके हाथ पर जोर से काट लेती है, जिससे कि शाइन को काफी दर्द हो रहा था। पर यहाँ स्टेला और बेन ने मिलकर तो एक चाकू भी घुसा दिया था शाइन के बॉडी में। इससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। पर शाइन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक ग्राइंडर उठाया और सीधा बेन के सर पर मार दिया। बेन को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो तो बेहोशी की हालत में नीचे गिर गया था। अभी भी स्टेला शाइन के ऊपर झपट्टा मार ही रही थी, पर शाइन को अब गुस्सा आया तो उसने ग्राइंडर उठाया जो कि उसने बेन के सर पर मारा था और उसे लगाकर सीधा प्लग इन कर दिया। ग्राइंडर चालू होने के बाद उसकी नुकीली पंखुड़ियां सीधा बेन के सर में लगती हैं और वो वहीं मर जाता है, जिस पर शाइन ने छोटा चाकू उठाया और उसके सर में मार दिया। यानी कि बेचारी स्टेला भी बेमौत मारी गई थी। पूरी जगह मानो एकदम से ग्रेवयार्ड बन चुकी थी और उस पूरे घर के अंदर सिर्फ शाइन ही जिंदा बचती है। अब तो देखकर लग रहा था कि सब नॉर्मल हो चुका है, वो यहाँ से आसानी से जा सकती है। अब थोड़ी ही देर के अंदर बेन का मोबाइल रिंग होने लगता है, जिसे कि शाइन उठाकर देख रही थी कि किसका है। जैसे वो कॉल पिक करती है तो पता चला ये बेन का बड़ा भाई था और वो पूछा होता है कि काम हो गया कि नहीं। यानी यहाँ पर एक ट्विस्ट आया कि इसका बड़ा भाई यानी कि माइक इन सारी चीजों में मिला हुआ था। वो और बेन साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने के लिए लगे थे। शाइन फिलहाल इन चीजों के बारे में बताती नहीं कि वो बात कर रही है। उसने सिंपली थोड़ी आवाज करके ये कह दिया कि सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है।
और बाहर की तरफ माइक खड़ा हुआ था, वो अब घर के अंदर आने लगा था। वो खुश हो रहा होता है कि अब प्रॉपर्टी उसके और बेन के नाम हो जाएगी, लेकिन जो सच्चाई उसने अंदर आकर देखी वो उसे हिलाकर रख देती है, क्योंकि हर एक मेंबर मर चुका है, इवन बेन और स्टेला भी। सामने की तरफ तो सिर्फ शाइन ही मौजूद थी। शाइन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्से वे में देख रही होती है माइक को। माइक भी अब ऑलमोस्ट ये बातें समझ चुका था कि उससे अब बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाइन को सारी बातें पता चल गई थी। माइक तो शाइन को कन्विंस करने लगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हमारे पास अब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसे हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। पर देखकर लगता नहीं कि शाइन वापस से माइक पर भरोसा करेगी। एक तरीके से वो खतरनाक किलर है जिसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया, तो किसी भी हालत में शाइन उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। माइक तो अब सीधा उसे समझाने के लिए बहुत पास आ जाता है, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब शाइन उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो सीधा एक छोटा सा चाकू निकालती है और उसके गले पर मार देती है। बेचारा माइक इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एंड में मौत ही मिली। लेकिन शाइन को ये सारी चीजें करते हुए अचानक एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया, जो वहाँ मदद के लिए आया था। वो खिड़की से सब कुछ नोटिस कर रहा था कि कैसे शाइन ने माइक को मारा है, तो इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और शाइन के कंधे पर शूट कर देता है। शाइन बेचारी एकदम तड़प कर नीचे गिर गई थी। एक्चुअल में अब वो भी इतनी घायल हो गई होती है कि खुद को हिला ही नहीं पाती। पुलिस ऑफिसर्स को यही लग रहा था कि शाइन ने ही इतने सारे लोगों को मारा है, इसलिए अब वो उसके अगेंस्ट जाकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। शाइन तो काफी ज्यादा दर्द में होती है, लेकिन अचानक उसे उस ट्रैप के बारे में याद आया जो उसने अटैकर्स के लिए दरवाजे पर फिट किया था। ऑफिसर तो अब अंदर आने की कोशिश करने लगा, यानी कि वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। शाइन में जितनी भी हिम्मत थी वो उस जगह पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स को अंदर ना आने के लिए कहती है, लेकिन उस ऑफिसर को कुछ आइडिया भी नहीं था। अब वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रस्सी जो बांधी गई थी उससे वो एक्स वाला ट्रैप ओपन हो गया, और ऑफिसर जैसे ही देखने के लिए अंदर आता है तो वो नुकीला एक्स सीधा उसके सर पर आकर लगा। ऑफिसर्स भी बेचारा वहीं पर खत्म हो जाता है और बेचारी शाइन किसी को बचा ही नहीं पाई। लग रहा है कि वो भी तड़प तड़प कर यहीं मर जाएगी। और ये सब हुआ सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए। तभी कहते हैं कि पैसों और प्रॉपर्टी से बड़ी फैमिली होती है। फैमिली अगर साथ में रहेगी तो वो किसी भी तरीके के हर्डल्स को पार कर सकती है, पर बेचारे इन नए जमाने के लोगों को कौन समझाए। फिलहाल के लिए हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।